नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल झुंझुनू स्टडी पर स्वागत है। आज अपन लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है लोकसभा। लोकसभा के बारे में हम लोग जानेंगे। लोकसभा को पढ़ने से पहले अपन लोग बात कर लेते हैं संसद। आप सभी को पता होगा संसद जो है इसके दो सदन होते हैं। एक होता है राज्यसभा और दूसरा सदन होता है लोकसभा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संसद किनसे मिलकर बनती है, संसद का निर्माण कैसे होता है। तो अपने संविधान का अनुच्छेद जो 79 है वो कहता है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा व राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर किसका निर्माण होता है, संसद का निर्माण होता है। 79 कहता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। आज हमें चर्चा करनी है लोकसभा के बारे में, लोकसभा के गठन के बारे में, इसकी संरचना के बारे में अपन लोग बात करते हैं। इससे पहले आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 79 जो है उसके अनुसार लोकसभा काफ़ी बार सीधा कि सुना जाता है कि लोकसभा किनसे मिलकर बनती है। ऑप्शन दे देगा आपको लोकसभा, राज्यसभा, संसद किनसे मिलकर बनती है। क्वेश्चन आएगा संसद किनसे मिलकर बनती है तो दे देगा कि लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राइट आंसर होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलाकर क्या बनती है, संसद बनती है। एक्चुअल में आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि संसद कहते किसे हैं, क्या है संसद। तो संसद देश की वह सर्वोच्च महापंचायत है जो देश के विकास के लिए कानूनों का निर्माण करती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। वहीं एक महात्मा गांधी जी का कोटेशन भी मुझे याद आ रहा है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि संसद बांझ स्त्री व बातूनी लोगों की दुकान है। अपन शुरू करते हैं लोकसभा के बारे में, लोकसभा के गठन और संरचना के बारे में। अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा के गठन और संरचना के बारे में लिखा गया। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा के अंतर्गत 530 सदस्य भारत के विभिन्न राज्यों से चुने जाएंगे, राज्यों से चुने जाएंगे। लोकसभा अनुच्छेद 81 के तहत 530 सदस्य भारत के विभिन्न राज्यों से चुने जाएंगे व 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे। 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। मतलब अधिकतम 20 सदस्य तो कहाँ से चुने जा सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से। और 530 सदस्यों का चुनाव अधिकतम कहाँ से होगा, भारत के विभिन्न राज्यों से चुने जाएंगे। वह 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। कुल मिलाकर लोकसभा में सदस्य संख्या हो गई 552। अर्थात लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं। इसी विषय पर अपन लोग बात करने जा रहे हैं, लोकसभा के सदस्य संख्या के बारे में। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 552 के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है। तो वर्तमान में सदस्य हैं 543। आप कहेंगे कि वर्तमान में 543 कैसे हैं, आप तो 552 बता रहे हैं। तो आपको पढ़ा होगा कि 2 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति। ये कौन होंगे, एंग्लो इंडियन होंगे। भारतीय संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद जो है 331 वो स्पष्ट कहता है, अनुच्छेद 331 स्पष्ट कहता है कि अगर लोकसभा में कोई आंगल समुदाय का व्यक्ति नहीं चुना गया है या आंगल समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति
2 एंग्लो इंडियन का लोकसभा में मनोनयन करेंगे। समझ में आगे बात की है। 2 सदस्य राष्ट्रपति कहाँ से लेकर आता है, तो एंग्लो समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता था 331 के तहत। मैं बोल रहा हूँ करता था। तो इसके अनुसार सदस्य संख्या होनी चाहिए 545, लेकिन इस पर भी बात करेंगे। अब ये 2 नहीं है, एंग्लो इंडियन जो हैं वो नहीं है। बच गई काफ़ी सारी सीटें कि 552, 543, ये अंतर क्यों है, तो 2 तो ये हो गए सीधे सीधे कम, फिर कितने बचे 545, 52 के अंतर्गत 7 सदस्यों का अंतर आ रहा है। तो ये जो 7 सदस्य जो हैं, आप सभी को पता होगा कि भारत का कुछ हिस्सा, जम्मू कश्मीर का ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं हमें, जिसे पाकिस्तान के पास है, और उसी के कारण ये 7 सीटें हमने क्या रख रखी हैं, रिक्त रख रखी हैं। इस कारण हमारी लोकसभा में सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्तमान लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 543। आपको मैं बता दूं, मनोनयन को लेकर राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता था, वर्तमान में इसे हटा दिया गया है। इस विषय पर भी अपन लोग बात करते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रपति 2 सदस्यों का मनोनयन करता है या नहीं करता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति के मनोनयन को लेकर अगर बात करें अपन लोग, तो हमारे देश में 3 प्रकार का आरक्षण है। भारत में कितने प्रकार का आरक्षण है, 3 प्रकार का आरक्षण हमें दिया गया है। 3 टाइप कौन से हैं? फर्स्ट टाइप की मैं बात करूं तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण। सरकारी नौकरियों में आरक्षण। आपने मूल अधिकार टॉपिक पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो आप देख लेना, अपने चैनल पे मिल जाएगा आपको। मूल अधिकार टॉपिक पढ़ा होगा, जिसमें आप पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 16 जो है उसको अगर आप पढ़ेंगे, 16.4 के बारे में आप लोग जानेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। दूसरा आरक्षण जो है वो शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण दिया गया है। शैक्षणिक संस्थाएं जो हैं उनके अंतर्गत भी हमें आरक्षण दिया गया है। एक जनरल सा उदाहरण दूँ आपको, गवर्नमेंट कॉलेज में जैसे सरकारी महाविद्यालय अपने होते हैं, इनके अंतर्गत फर्स्ट ईयर के फॉर्म निकलते हैं, एडमिशन शुरू होते हैं, तो आपने देखा होगा SC ST OBC सबके अलग अलग कट ऑफ रखी जाती है और उसी के आधार पर इन्हें प्रवेश दिया जाता है। तो ये क्या प्रावधान है, ये आरक्षण का ही तो प्रावधान है, वरना जिनके ज़्यादा नंबर आए उनको सीधा सीधा अनुमति दे देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अलग अलग वर्गों की अलग अलग सीटें निर्धारित होती हैं और उनके लिए कट ऑफ रखी जाती है, तो वो क्या है, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। और तीसरा जो आरक्षण है भारत में, उस आरक्षण का नाम है राजनीतिक आरक्षण। हमारी जो संस्थाएं हैं उनमें किस प्रकार का आरक्षण दिया गया है, राजनीतिक आरक्षण जो है वो तीसरे प्रकार का आरक्षण हमारे संविधान में दिया गया है। हमें बात करनी है राजनीतिक आरक्षण को लेकर कि राजनीतिक आरक्षण क्या है, इसके अंतर्गत किस प्रकार से हमें आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण दिया गया है। तो देखो, अभी अपन लोग बात कर रहे थे कि अनुच्छेद 331 की, इसके तहत लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन करता है, इसकी बात कर रहे थे अपन लोग। मैं आपको बता दूं कि जो राजनीतिक आरक्षण है, जो हमारे अनुच्छेद 331, 330, 332 और 333 में दिया गया है। 330, 32, 33, 31, ये जो चारों अनुच्छेद हैं, 330, 331, 332, 333, इसके अंतर्गत जो राजनीतिक आरक्षण दिया गया है, इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 334 के अंतर्गत किया गया है। जिस समय हमें ये आरक्षण दिया गया था वो 10 साल के लिए दिया गया था। कितने वर्षों के लिए दिया गया था, 10 वर्षों के लिए हमें ये राजनीतिक आरक्षण प्रदान किया गया था। जैसे कि बात करें अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 330 कहता है कि लोकसभा में SC व ST को आरक्षण, लोकसभा में SC व ST को आरक्षण देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330। 332 की बात करूं मैं तो SC ST को विधानसभा में आरक्षण देता है, विधानसभा में आरक्षण देता है 332। अनुच्छेद 333 जो है, इसमें लिखा गया है कि विधानमंडल जो हैं,
विधानसभा जो है अपनी विधानसभा, जिसमें राज्यपाल जो है वह एक आंग्ल भारतीय का मनोनयन करेगा। ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो आर्टिकल 334 के तहत कितने दिनों के लिए थी? 10 वर्ष के लिए थी। आपको पता होगा दिसंबर 2019 में हमारी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था और ये जो आरक्षण था ये 25 जनवरी 2020 को समाप्त होने वाला था। जो हमारा राजनीतिक आरक्षण था वो कब समाप्त होने वाला था? 25 जनवरी 2020 को समाप्त होने वाला था। इसके लिए हमें संशोधन करना था और हमने शीतकालीन सत्र के अंतर्गत भारतीय संसद ने शीतकालीन सत्र में क्या किया? एक नया संविधान संशोधन विधेयक हमारी संसद में रखा और वो संविधान संशोधन विधेयक था 126वां संविधान संशोधन विधेयक। 126वां संविधान संशोधन विधेयक हमारी संसद के अंतर्गत रखा गया था और जो 126वां संविधान संशोधन विधेयक हमारी संसद में रखा गया था उसके अंतर्गत इस राजनीतिक आरक्षण की समय सीमा को बढ़ाकर कर दिया गया 25 जनवरी 2030, अर्थात कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए इस राजनीतिक आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया गया था। इसके अंतर्गत ये जो 126वां संविधान संशोधन विधेयक था वो 104वां संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ था। किस रूप में लागू हुआ था? 104वें संविधान संशोधन के रूप में लागू किया गया था हमारा 126वां संविधान संशोधन विधेयक। देखो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा 126वां संविधान संशोधन विधेयक बता रहा है और 104वां संविधान संशोधन लागू बता रहा है, ये क्या है? तो जो बिल लाए जाते हैं, एक तो बिल लाने की संख्या हो जाती है, जैसे अपन ने 126-27 ऐसे बिल लेके आ गए हमारी संसद में। अब जितने पारित हुए तो ये पारित किस रूप में हुआ? 104वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पारित हुआ और इसके अंतर्गत क्या किया गया? राजनीतिक आरक्षण की सीमा कितने वर्ष तक बढ़ा दी गई? 10 वर्ष तक। अब 10 वर्ष तक तो बढ़ा दी गई, लेकिन इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें क्या की गई? SC/ST का आरक्षण जो था वो लोकसभा में 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। SC/ST विधानसभा में जो आरक्षण दिया गया था वो भी 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात याद रखें, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता था, उसे समाप्त कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत? 104वें संविधान संशोधन के तहत। अब हमारी लोकसभा में वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? तो सीधी सी कितनी है? 543। समझ में आ गया? क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वहीं 333 विधानसभा में राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय का मनोनयन करेगा, इसे भी क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो याद रखें वर्तमान में लोकसभा में जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? 543 है। राष्ट्रपति जो है वो 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं करेगा, ये स्पष्ट कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन विधेयक से किया गया था? 104वें संविधान संशोधन विधेयक से किया गया था। कब किया गया? तो 2019 के अंतर्गत किया गया था। दिसंबर 2019 में ये विधेयक लाया गया था और इसके अंतर्गत ये प्रावधान कर दिया गया था। और राजनीतिक आरक्षण की समय सीमा है जो कितने वर्ष के लिए बढ़ा दी गई? 10 वर्ष के लिए। कब तक के लिए? 25 जनवरी 2030 तक के लिए कर दी गई है। राइट। वहीं आप याद रखें कि हमारा जो राजनीतिक आरक्षण जो है उसकी समय सीमा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 334 में। 3-4 अनुच्छेद आपके सामने अपन लोग चर्चा कर चुके हैं। तो हमारी जो लोकसभा थी उस पर ही बात चल रही थी और लोकसभा में सदस्य संख्या को लेकर बात चल रही थी। तो आपके समझ में आ गया होगा कि लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 543 सदस्य जो हैं वो वर्तमान लोकसभा के अंतर्गत हैं। लोकसभा जो है, इस लोकसभा के उपनाम की बात करें तो लोकसभा को जनता का सदन, लोकसभा को क्या कहा जाता है? जनता का सदन कहा जाता है, निमन सदन कहा जाता है। निमन सदन, उत्तरदायी सदन, भावनाओं का सदन भी कहते हैं। भावनाओं का सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? जनता का सदन, निमन सदन, उत्तरदायी सदन और भावनाओं का सदन। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस सदन को भावनाओं का सदन कहा जाता है? सेंटिमेंट ऑफ हाउस।
जो है वो लोकसभा को कहा जाता है। जनता का सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो कौन करती है? जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। हम लोग लोकसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट वोटिंग से करते हैं। जनता का सदन हो गया है ये, उत्तरदायी सदन हो गया। जब जनता चुनाव करती है तो जनता के प्रति उत्तरदायी है और जनता से डायरेक्ट इनकी क्या जुड़ी हुई है? फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, भावनाएं जुड़ी हुई है, इसलिए इसे कहा जाता है भावनाओं का सदन। मैंने यहाँ एक नाम बोला है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस द्वारा किया जाता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। इसकी जगह आजकल एक नया शब्द आ गया है, वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अग्रता ही विजेता है। ये एक नया शब्द है, याद रखें, अगर ही विजेता या अग्रता ही विजेता है। मतलब जैसे 100 वोट हैं तो जिसको 51 वोट आ गए हैं वो क्या है? विजय है। जैसे हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में जाना था एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली, वैसा नहीं होता है। यहाँ अपने वोट की एक ही वैल्यू होती है और वो जिसके ज़्यादा वोट आते हैं वो ही क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। इसलिए इसे कहा जाता है अग्रता ही विजेता। लोकसभा के चुनाव में काम में लिया जाता है। लोकसभा की जो सर्वाधिक सीटें हैं वो कहाँ हैं? यूपी के अंतर्गत 80 सीटें हैं। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं? यूपी में कितनी है? 80। और अपने राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो याद रखें 25 सीटें हमारे राजस्थान के अंतर्गत लोकसभा की हैं। लोकसभा की बात चल रही है, लोकसभा के सदस्यों की बात चल रही है। हम लोगों ने चुनावों पे बात की कि लोकसभा के चुनाव किस प्रकार से होते हैं। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सदस्यों के चुनाव करवाए जाते हैं। तो ये तो लाजमी बनता है कि योग्यता के बारे में भी हम लोग जानें कि लोकसभा के सदस्यों के लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता की बात करें तो एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, 25 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। और तीसरी बात, किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो। लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो, मतलब किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो। और चौथी बात, अन्य समस्त योग्यताओं का निर्धारण भारतीय संसद कानून बनाकर करेगी। अन्य सभी योग्यताओं का निर्धारण कौन करेगी? भारतीय संसद कानून बनाकर करेगी। लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं को लेकर चर्चा कर ली है अपन लोग। योग्यताओं के बाद हम लोग बात करें कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इन्हें शपथ कौन दिलाता है। तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ को लेकर बात करें अपन लोग, तो लोकसभा के जो सदस्य हैं हमारे संविधान का अनुच्छेद 99 के तहत लोकसभा के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। लेकिन यहाँ मैं बात करना चाहूँगा कि किस प्रकार की प्रोसेस अपनाई जाती है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इन्हें शपथ जो है वो राष्ट्रपति की जगह आपको दूसरा नाम लिखा हुआ मिलेगा, प्रोटेम स्पीकर। आप अपनी बुक पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ मिलेगा लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। इस विषय पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। जब लोकसभा का गठन किया जाता है तो राष्ट्रपति जो है वो अमूमन प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद को ही केवल शपथ दिलाते हैं। अन्य जो लोग होते हैं उन्हें शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति एक व्यक्ति को मनोनीत करते हैं जो लोकसभा का ही सदस्य होता है। जैसे 543 सदस्य हम लोगों ने बताए हैं, उनमें से कोई ना कोई एक व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और कहता है कि अन्य सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? वो व्यक्ति दिलाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। मतलब लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं वो कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर होता है। जो ही लोकसभा गठित हो जाती है, अध्यक्ष चुन लिया जाता है, प्रोटेम स्पीकर समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर की कोई अलग से शपथ नहीं होती है, नहीं इसकी अलग से शपथ का कोई हमारे भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है। अपन ने बात की लोकसभा अध्यक्ष, अपन ने अभी बात की है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, इसके बारे में भी जान लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष,
लोकसभा अध्यक्ष जो है वो भारत में सत्तारूढ़ पार्टी का बनता है, जबकि ब्रिटेन में विपक्ष का बनता है। जिसकी सरकार होती है उसी का लोकसभा अध्यक्ष बनता है। अर्थात अपने में से लोकसभा के जो सदस्य हैं अपने में से एक व्यक्ति को क्या करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। पहले लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो थे जीवी मावलंकर। हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर के बारे में हम लोग जानते हैं क्योंकि जीवी मावलंकर जो थे इसे लोकसभा का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। लोकसभा के जनक कौन थे, जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। क्यों कहा जाता है लोकसभा का जनक इसे? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उसके बाद हमारे देश में संविधान निर्माण का कार्य चला था और हमारा जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार लागू हो गया था। हमारा संविधान कब लागू हो गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय एक संस्था थी जिसका नाम था संविधान सभा। संविधान सभा, जिस समय हमारा संविधान बन रहा था। और वो जो संविधान सभा जो थी ये दो रूप में काम करती थी। एक तो संविधान निर्माण के रूप में, संविधान निर्मात्री के रूप में, और दूसरा काम करती थी ये भारत की संसद के रूप में। और जब ये संसद के रूप में काम करती थी उस समय इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, जीवी मावलंकर करते थे। हमारी पहली लोकसभा का जो गठन है वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहली लोकसभा, प्रथम लोकसभा, और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। एक स्पष्ट सी बात है कि लोकसभा की पहली बैठक 1952 को आयोजित होती है। संविधान लागू हो गया 1950 में। इतने दिनों तक क्या भारत में संसद नहीं थी? जैसे बहुत सारे काम भी किए गए हैं। आपको पता होगा कि 9वीं अनुसूची की मैं बात करूं 1951 में ही जोड़ दी गई थी, जबकि संविधान में संशोधन करने का काम कौन करती है, भारतीय संसद करती है। तो ये किसने किया? तो उसका जवाब ये रहेगा कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, संविधान लागू कर दिया गया था, तो संविधान सभा जो थी वो किस रूप में काम करने लग गई थी, भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम करने लग गई थी। और उसी अंतरिम संसद के भी जो अध्यक्ष हुआ करते थे, अंतरिम संसद जो बनी थी उसके अध्यक्ष भी कौन थे, जीवी मावलंकर थे। और जब हमारी पहली लोकसभा के चुनाव कंप्लीट हुए तब भी लोकसभा में कौन चुने गए थे, जीवी मावलंकर ही अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये याद रखना कि भारतीय संसद जो अंतरिम संसद जो थी उसकी अध्यक्षता भी कौन करते थे, जीवी मावलंकर। भारतीय संसद के जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखें जीवी मावलंकर को ही लोकसभा का क्या कहा जाता है, सॉरी संसद का नहीं, लोकसभा का क्या कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष भी कौन थे, जीवी मावलंकर ही थे। वहीं मैं बात करूं जीवी मावलंकर को लेकर, तो जीवी मावलंकर ऐसे एकमात्र या पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था या इन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया गया था। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया गया? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए जीवी मावलंकर। अब तक लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहते हुए 2 ही व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, और उनमें से एक तो थे अपने जीवी मावलंकर, और दूसरे जो व्यक्ति थे या दूसरे जो लोकसभा अध्यक्ष थे, मतलब अब तक कितने लोकसभा अध्यक्षों की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई है, तो 2 की। एक तो हैं जीवी मावलंकर और दूसरे जो हैं उनका नाम है GMC बालयोगी। GMC बालयोगी, मतलब कितने लोकसभा अध्यक्षों की डेथ हो चुकी है अब तक पद पर रहते हुए? 2 की। एक जीवी मावलंकर और दूसरा कौन सा है, GMC बालयोगी। लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हम लोगों ने जाना कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर थे। आगे हम लोग बात करते हैं लोकसभा का कार्यकाल। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का क्या होता है, लोकसभा का कार्यकाल होता है। लेकिन इन्हें समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा को क्या किया जा सकता है, समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की बात कर लेते हैं। जैसे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे,
अपने प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत संयम अयंगर थे। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत संयम अयंगर थे। वर्तमान में कौन सी लोकसभा कार्यरत है? तो 17वीं लोकसभा जो है वो वर्तमान के अंतर्गत कार्यरत है। और वर्तमान लोकसभा जो अध्यक्ष हैं इनका नाम आप सबको पता होगा, ओम बिरला जो हैं वो हमारे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं। वर्तमान में लोकसभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त चल रहा है, अभी तक किसी को बनाया नहीं गया है। 17वीं लोकसभा जो थी इसके प्रोटेम स्पीकर कौन थे? डॉक्टर वीरेंद्र जो थे वो हमारी 17वीं लोकसभा के क्या थे? प्रोटेम स्पीकर थे। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की मैं बात करूं तो वो कौन थी हमारी? तो मीरा कुमार जो थी वो हमारी प्रथम, सॉरी भाई, सुमित्रा महाजन हमारी प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। अब बात करनी है कि लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वह उन्हीं के साथ हमारी जो लोकसभा है उसके क्या कार्य हैं, या लोकसभा के पास विशेष शक्तियां कौन सी हैं। लोकसभा की विशेष शक्तियों की मैं बात करूं कि विशेष शक्तियां जो हैं वो लोकसभा के पास कौन सी हैं, तो इनकी बात करें हम लोग कि कौन कौन से काम करती है लोकसभा, तो उसके बारे में जानते हैं हम लोग। सबसे पहले तो बात करें अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75(3). अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। अनुच्छेद 75(3) क्या कहता है कि मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। मतलब किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। क्यों? आपका ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है, क्यों रहेगी? तो याद रखें, अगर मंत्री परिषद त्यागपत्र दे देती है, सामूहिक रूप से अगर मंत्री परिषद अपना त्यागपत्र दे दे तो लोकसभा भंग हो जाती है। इसलिए कहा जाता है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। दूसरी बात, लोकसभा में जिसको बहुमत होगा, लोकसभा में जिसको बहुमत होगा उसी की सरकार बनेगी। मतलब लोकसभा में जिसके पास बहुमत होगा उसी की क्या बनाई जाएगी? सरकार बनाई जाएगी। लोकसभा में जिसके पास बहुमत होगा उसी की क्या बनेगी? सरकार बनेगी। लोकसभा में जिसके पास बहुमत होगा उसी की क्या बनेगी? सरकार बनेगी। तीसरी बात, विश्वास प्रस्ताव व अविश्वास प्रस्ताव भी केवल कहाँ लाए जाएंगे? लोकसभा में लाए जाएंगे। विश्वास प्रस्ताव व अविश्वास प्रस्ताव भी कहाँ लाए जाएंगे? लोकसभा में। अनुच्छेद 75 की बात कर रहे थे हम, 75(3) की। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी बात हमने की कि लोकसभा में जिस दल को बहुमत होगा उसी की क्या बनेगी? सरकार बनेगी। क्योंकि मैंने कहा था ना, लोकसभा जो है वो भावनाओं का सदन है, उत्तरदायी सदन है, इसी कारण जनता का सदन है लोकसभा। तो जिसको बहुमत होगा उसी की सरकार बनेगी। तीसरी बात हमने कही कि जैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। क्योंकि जिसमें लोकसभा में बहुमत होगा उसी की तो सरकार बनती है। इसलिए विश्वास प्रस्ताव व अविश्वास प्रस्ताव जो हैं वो भी केवल कहाँ लाए जाएंगे? लोकसभा के अंतर्गत ही लाए जाएंगे। वहीं बात करें अनुच्छेद 91वें संविधान संशोधन की। 91वें संविधान संशोधन के तहत 91वें संविधान संशोधन के तहत ये निर्धारित कर दिया गया कि अधिकतम मंत्रियों की संख्या लोकसभा की 15% हो सकती है। 15% अधिकतम मंत्री बनाए जा सकते हैं। और ये किस सदस्य संख्या की? लोकसभा की सदस्य संख्या। लोकसभा की सदस्य संख्या जो है उसके अधिकतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं? 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। 91वें संविधान संशोधन के तहत ये डिसाइड कर दिया गया कि मंत्रियों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? तो लोकसभा की सदस्य संख्या की अधिकतम 15% ही क्या होगी? मंत्रियों की संख्या होगी। ये डिसाइड कर दिया गया था हमारा 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से। आगे बात करते हैं अपन लोग लोकसभा की विशेष शक्तियाँ और कार्यों के बारे में ही अपनी चर्चा चल रही है, और साथ में ही लोकसभा अध्यक्ष के बारे में भी हम लोग बात करेंगे।
लोकसभा अध्यक्ष को लेकर भी बात करेंगे, लोकसभा की शक्तियों के बारे में भी बात करेंगे। अनुच्छेद 108 के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति जो होता है, अनुच्छेद 108 कहता है कि राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही बोल दी मैंने कि संसद का संयुक्त अधिवेशन क्या होता है। संसद की बात की थी, लेकिन शुरुआत जब मैंने लोकसभा पढ़ाने की तब आपको मैंने बताया था कि संसद में 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। अगर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, टकराव हो जाए, उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे? संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला लेंगे। जैसे किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध चल रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला लेंगे। लेकिन जब राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे तो उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो कौन करेंगे? अनुच्छेद 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो उस संयुक्त अधिवेशन की, अनुच्छेद 118(4) के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 118(4) के तहत उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। याद रखें, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किस अनुच्छेद के तहत? 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 109 कहता है कि अनुच्छेद 109 के अंतर्गत लिखा गया है कि धन विधेयक जो है वह है सर्वप्रथम राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा। याद रखें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुने इसे। धन विधेयक अनुच्छेद 109 के तहत सर्वप्रथम राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा। फिर से सुने, 109 धन विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा। तो कहाँ रखा जाएगा धन विधेयक? तो धन विधेयक जो है वो कहाँ रखा जाता है? लोकसभा में रखा जाता है। धन विधेयक भी सर्वप्रथम कहाँ रखा जाता है? लोकसभा में रखा जाता है। पैसा किसका है? जनता का। और उस पैसे पे फैसला लेने वाले कौन है? जनता के सदस्य होने चाहिए। इसीलिए डिसाइड किया गया कि धन विधेयक जो है वो सबसे पहले हम लोग कहाँ रखेंगे? लोकसभा के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन याद रखें, हमारे संविधान में अनुच्छेद 109 में स्पष्ट इस प्रकार से लिखा गया है कि धन विधेयक जो है वो सर्वप्रथम राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकला कि कहाँ रखा जाएगा? लोकसभा में रखा जाएगा। अनुच्छेद 110 कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, उसका फैसला अनुच्छेद 110 के तहत कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो है, अगर लोकसभा की बैठकों में या लोकसभा के सत्र में 1/10 गणपूर्ति कोरम पूरा नहीं है तो वह बैठक को क्या कर देंगे? स्थगित कर देंगे। मतलब कितना गणपूर्ति कोरम होना चाहिए? 1/10 गणपूर्ति कोरम होना चाहिए, तभी बैठक जो है वो सुचारू रूप से संचालित की जाएगी। लोकसभा के गठन और संरचना के अंतर्गत और विशेष शक्तियों में बात कर रहे हैं हम लोग। काफ़ी सारे अनुच्छेद जाने हैं हम लोगों ने। उसी के तहत आप लोगों को एक और अनुच्छेद के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, और वो अनुच्छेद है हमारा 352। आप सोचेंगे कि मैं 352 पे चर्चा क्यों करने जा रहा हूँ? 352 तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में ही आता है अनुच्छेद 352। लेकिन आपको पता होगा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात, इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि राष्ट्रपति के अंतर्गत चर्चा की जाएगी इसकी। लेकिन अनुच्छेद 352 के तहत क्या लगता है? राष्ट्रीय आपात लगता है। और राष्ट्रीय आपात लागू करने के बाद 1 महीने में संसद से अनुमति लेनी ज़रूरी होती है। जब लोकसभा नहीं होती है तो ये सारी अनुमतियां कौन जारी कर देती है? राज्यसभा जारी कर देती है। लेकिन राष्ट्रीय आपात को समाप्त करने के लिए
प्रस्ताव जो है वो कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। अगर लोकसभा है तो राज्यसभा, लोकसभा है ही नहीं तो फिर कहाँ लेके आ जाएंगे, राज्यसभा में लेके आ जाएंगे। लेकिन अगर लोकसभा है तो लोकसभा के 1/10 सदस्य मिलकर राष्ट्रीय आपात को समाप्त करने का प्रस्ताव भी ला सकते हैं। ये भी अनुच्छेद 352 या लोकसभा की विशेष शक्तियों के अंतर्गत ही हमारा आता है। आज हमने लोकसभा के बारे में चर्चा की, केवल हमने लोकसभा के बारे में चर्चा की है, न कि संसद की शक्तियों के बारे में हमने जाना है। लोकसभा के बारे में हमने चर्चा की है। नेक्स्ट तो जो अपना वीडियो आएगा उसमें आपको राज्यसभा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग संसद की जो शक्तियाँ हैं, संसद की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज लगभग हम लोगों ने 20-25 मिनट आपसे बातें की हैं। इसके अंतर्गत लोकसभा की बहुत सारी विशेष बातें हम लोगों ने की हैं और इसी प्रकार से हम लोग अगले टॉपिक के बारे में भी चर्चा करेंगे और वो टॉपिक रहेगा अपना राज्यसभा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।